अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका। स्पीकर अयाज सादिक 199 वोट लेके स्पीकर तीसरी दफा स्पीकर मुंतखब हुए हैं और ओवरऑल ये 24वें कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। जबकि आमिर डोगर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार थे, उन्होंने 91 वोट लिए हैं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनको 197 वोट मिले, जबकि जुनैद अकबर जो है, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, उनको 91 वोट मिले। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होने के बाद मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से बड़ा अच्छा जेस्चर दिया गया और उन्होंने तमाम लोगों के सीट नशस्तों पर जाके उनसे मुसाफा किया, उनसे गुफ्तगू की और बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अकाबरीन को मिले। और उसके बाद उन्होंने जो ओपनिंग स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि वो पूरे ऐवान के स्पीकर हैं और जिनके साथ जो भी एहतराम का ताल्लुक है बिलखुसूस अपोजिशन बेंचों पर वो रहेगा और इज्जत एहतराम दलील के साथ बात होगी, ऐवान आगे चलाएंगे और फलाह के लिए काम करेंगे, कानून साजी करेंगे। लेकिन जवाब में जो आमिर डोगर साहब ने तकरीर की, उन्होंने वही तकरीर की जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने मैंडेट अगर हमारा मिल जाए तो वो स्पीकर होते, उनकी हुकूमत होती। लेकिन समझ से बाहर ये है कि वो जिस मैंडेट के चोरी होने की बात कर रहे हैं, उन मैंडेट्स को मुतलका फोरम पे बहरहाल उनको कंप्लेंट करनी चाहिए और उन मुतलका फोरम से उनको रेमेडी मिलेगी भी सही अगर वो हक पे होंगे। लेकिन इस माहौल में, जिस माहौल में तनाव को कम करना जरूरी था, अगर आपने किसी ने आपका मैंडेट तस्लीम किया तो आपको भी उनका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। इस तरह की रविश मैं देख रहा हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से बहरहाल अभी तक सामने नहीं आ रही, जो कि मैं समझता हूं कि ये शायद जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। और इस वक्त जो भी ऐवान बन गया, जो इलेक्शन भी आप पाकिस्तान का उठा के देख लें, उसके हक में और उसके मुखालिफ बहुत सारे इस्तदलाल मौजूद है, बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद है। लेकिन तमाम सियासी काबरीन ने इन तमाम चीज़ों के साथ सिस्टम को तस्लीम किया, असम्बलीज को तस्लीम किया और सिस्टम को आगे लेके जाने की बात सिर्फ इसलिए की कि जमहूरियत का तसलसल नागुज़ीर है। लेकिन जो तल्ख बातें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से की गई वो मुनासिब नहीं थी शायद, और उसने शायद अवाम को कोई इतनी ज़्यादा होप नहीं दी कि ये आगे अवाम चलेगा और अवाम की फलाह की भी कोई बात होगी, ना कि सिर्फ आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद होगी या लड़ाई होगी। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में दूसरी बात, दूसरी जानिब कल कायदे ऐवान वज़ीर आज़म का जो है कागज़ात नामजदगी जमा होंगे, जो कि इतवार को उसका इलेक्शन होना मकसूद है। और कल ऐवान सदर के जो मकीन हैं नए सदर साहब के कागज़ात नामजदगी भी जमा होने हैं और सदर के कागज़ात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा होने हैं, जबकि वज़ीर आज़म के कागज़ात नामजदगी जो है वो पार्लिमान में जमा होंगे। उसके बाद इतवार को ये कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ साहब हुकूमती जो इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब उमर अयूब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। सदर के उम्मीदवार कौन कौन सामने आते हैं, बहरहाल ये एक हल तलब बात है। ये अच्छा है, चले जमहूरियत का तसलसल हो रहा है, जो लोगों की बातें थी वो ख़त्म होंगी, एक हुकूमत बनेगी और वो हुकूमत के पास मुस्तहकम नंबर होंगे। अब तो MQM भी जो है वो मान गई कि वो अपोजिशन में नहीं बल्कि हुकूमत में बैठेगी और उनके साथ जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे में उनकी तरजीहात तय हुई हैं और ये तवक्को की जा रही है कि लोकल बॉडी को मुस्तहकम किया जाएगा और आइनी तरमीम की तरफ भी गुफ्तगू होगी। और MQM को वजारतें कितनी मिलती हैं, बहरहाल ये भी कुछ दिनों तक बात सामने आ जाएगी। इसके अलावा IMF को जो ख़त लिखा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो उसके ऊपर तो तनकीद हो रही थी, लेकिन जो कांग्रेस मैन है उनकी जानिब से भी कोई ख़त लिखा गया है जिसके ऊपर जो पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। सवाल ये है कि अमेरिका या उनके कांग्रेस मैन या उनके पॉलिटिशियन, उनको क्या हक पहुँचता है पाकिस्तान की सियासत और उनके दाखिली मामलात में इससे इंटरवीन करने का। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से तहरीक इंसाफ IMF को खत लिख रही है और उधर से वो ये सारा काम कर रहे हैं कि एक प्लान तरीके से काम किया जाए। और ये बात जुबान ज़द आम है शहर इक़्तिदार में कि कोई ना कोई लॉबिंग फर्म जो है वो इनके लिए काम कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं। बतूल राजपूत साहबा तजियाकार हैं, ये भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक बड़े अच्छे माहौल में असम्बली का इजलास हुआ, स्पीकर का इंतखाब हुआ, डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो आपके लोग हैं उनके वोट डिस्टर्ब नहीं हुए, वो 91 के 91 वोट जो है वो पोल हुए। लेकिन उसके बाद अगर चीज़ों को अफवाह तफहीम से आगे चलाया जाता जिस तरीके से स्पीकर अयाज सादिक साहब ने तकरीर की, तो जवाब में आमिर डोगर साहब भी अगर इसी तरह की तकरीर करते तो क्या मुनासिब ना होता? देखिए, हम इस सारे प्रोसेस का जो हिस्सा बन रहे हैं, उसमें हमारा बुनियादी मकसद ही ये पैगाम देना है कि हम जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने जो वोट दिया, उस वोट के साथ क्या सलूक किया गया? वो जो नारा लगाया करते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहा करते थे हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी के कायद हैं, वो जो कहा करते थे कि जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, वो जो कहा करते थे जमहूरियत तब्दील इंतकाम है, उन्होंने फॉर्म 45 और 47 के जरिए अवाम के दिए गए वोटों के साथ जो उसकी तस्वीर की है, जो उस पर डाका डाला है, तो हमारी तो तकारीर इससे भी सख्त होनी चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश है कि दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज इस सेटअप ने बना दिया है, ये जो पीटीएम प्लस की सूरत में लोग आए हैं, जो आज से आप सिर्फ 1.5 बार पीछे चले जाएं और बिलावल जरदारी साहब की तकारीर सुने, जो वो तकारीर किया करते थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, और जिस तरह से पीएमएल की लीडरशिप पीपल्स पार्टी में इल्जाम लगाया करती थी। देख लें कि इक़्तिदार के भूखों की नौटंकी कैसे फिर इकट्ठी हुई है। इस तरह से पाकिस्तान के बेचैन थे, इन्होंने इस तरह से बंदर बांट किए से कोई किसी फैमिली का कोई बुजुर्ग वफात पा जाए और उसके नाअहल बच्चे जो उसकी जिंदगी में करीब भी आ जाते हो, उसकी मौत के बाद माले गनीमत लूटने के लिए इकट्ठे हो जाए, या किसी मुल्क पर खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की आ जाए और उसका माले गनीमत लूटे। ये पाकिस्तान के वो लोग हैं कि 40-45 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। हर इंतखाबात में आकर ये बड़ी ही नक्शेदार बातें करते हैं, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, इक़्तिदार से बाद रवैया कुछ और होता है, इक़्तिदार में आने के बाद रवैया कुछ और होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नौजवान वोटर के साथ जिसने 2024 में अपना पहला वोट कास्ट किया, उसकी तादाद लाखों में नहीं है। ये लोग 2018 के बाद 2024 में पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में शामिल हुए। क्या उनके वोटों के साथ जो शुरू किया गया क्या मुनासिब है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को सूबों में और मरकज में नेशनल असेंबली के इजलास पे एक्सेस 3 सालों पर आ सके? किस तरह से लोगों को उठाया गया, किस तरह से लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, और किस तरह से ये बनाई गई, ये तो 10-20 साल के बाद मॉडर्न इसको पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब लिखेगा। आज आप वो जर्नलिस्ट, वो तजिया निगार जो न्यूट्रल राय रखते हैं, जो सही मानों में डेमोक्रेसी को समझते हैं, जो सही मानों में आईन को समझते हैं, जो सही मानों में समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी में है, वो खुद भी इसका इकरार कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे कलमकार ऐसे हैं तो अपने कलम से इन सारे हकाइक को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे 2-3-4 खानदानों का ये गठजोड़ है जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के वसाइल को लूट रहा है। मैं लूटने का लफ्ज इसलिए जी इस्तेमाल ठीक, करूंगा आपका पॉइंट आया अभी। सर। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, नदीम कुरैशी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी। वो समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन स्याह बाब होगा, मुस्तकबिल में जो मौरिख लिखेगा। आप क्या कहेंगे सर? शिद्दत कम नहीं हो रही तहरीक सर इंसाफ नदीम की? साहब, हाँ नदीम साहब मेरे बहुत इंतहाई काबिल एहतराम है और मैं इनको अपने प्रोग्राम्स में हमेशा इनवाइट भी करता रहा हूँ और बड़ा बेहतरीन इनका हमेशा माशाल्लाह तज्जिया होता है, बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कुरैशी साहब को के अगेंस्ट एक ओपिनियन आज मैं दे रहा हूँ कि मैं देखिए कुरैशी साहब का अपना एक ओपिनियन है जो उन्हें लग रही हैं चीज़ें, लेकिन हकाइक ये नहीं है जो बताए जा रहे हैं। जिस तरह केपीके में पीटीआई ने धांधली की है, उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उस पे
कोई नहीं बोलेगा, उस पे कुरैशी साहब भी नहीं बोलेंगे, उस पे कोई और भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां वो जीते हुए हैं। इसी तरह जितनी सीटें ये जीते हुए हैं वो सब की सब फेयर थी जी, फेयर इलेक्शन था। वहां जो इलेक्शन कमिश्नर था वो फरिश्ता था जी, वो नेक आदमी था। लेकिन जहां सीट हारे हुए हैं वो वहां धांधली थी, वहां रिगिंग थी। तो इस तरह नहीं होता सर, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। पीटीआई का मैं ये मानता हूं कि एक वोट बैंक था, लेकिन जब 9th में ही हुआ तो लोग इनसे टूट गए, लोग इनसे दूर हो गए। लोग क्योंकि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा और खून खराबे की सियासत नहीं चाहते। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो कि इस मुल्क की एक 26 साल की स्ट्रगल के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई थी, जिसने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को रियल टाइम में एक टफ सिचुएशन में डाल दिया था और एक बड़ा खूबसूरत जमहूरी आप कह लें कि एक नई सोच के साथ ये उभरे थे। लेकिन इन्होंने इक़्तिदार जाने के फौरी बाद ही जिस तरह के इन्होंने इक़दाम किए, जिस तरह जलाओ गिराओ किया, जिस तरह धमकियां, जिस तरीके से रोड ब्लॉक्स, जिस तरह से धरने और जिस तरह से इल्ज़ामात रियासती इदारों के ऊपर, इन चीज़ों ने पीटीआई की जो पोजीशन थी उसको आवाम में कम किया। और ये जो वोट पीटीआई को कम पड़ा है, इसमें हैरान होने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। वो स्पोर्ट जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है, आप हैरान होंगे कि एक सर्वर पे से 250-300 जाली अकाउंट इंडिया में बैठ के ऑपरेट किए जाते रहे पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से लंदन में बैठे जो दो भगोड़े हैं जिनके बारे में अब पीटीआई खुद बोल रही है, जब हम कहते थे कि भाई ये आपको ट्रैक से उतार रहे हैं, तो तब पीटीआई वाले गालियां देते थे, तब ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे कि जी ये दो भगोड़े जो हैं ये ठीक कहते हैं। लेकिन जब आज इन्हें समझ आई कि उन्होंने कितना गलत इस्तेमाल कर लिया पीटीआई का, तो वो सोशल मीडिया की जो एक हाइप है, अगर आपने उसको देख के ये फैसला करना था कि उतना ही वोट पड़े, तो वो तो हकीकत नहीं है। क्योंकि उसमें तो दर्जनों सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे अकाउंट्स जो फेक बनाए गए, जो बाहर बैठ के ऑपरेट किए गए, जो प्रोपेगेंडे के लिए ऑपरेट किए गए, जो पीटीआई के कारकुन को जी इश्तियाल दिलाने के लिए किए गए, और उसका कमांड एंड कंट्रोल उन ताकतों के पास था जो पाकिस्तान में अनारकी चाहते थे। वो आज भी पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं। मैं जी नदीम कुरैशी साहब जैसे इंतहाई जो जिम्मेदार सियासतदान है, इनसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जी अब जो हालात हैं इसमें लड़ाई झगड़े से निकलें, तनकीदी गुफ्तगू से बाहर जी आए। जी पाकिस्तान का दुश्मन उसका जो टारगेट है वो ना वो आपका हमदर्द है, ना वो किसी और का हमदर्द है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अनारकी चाहता है, वो उन जी ठीक अपने हो गया, नापाक ठीक अज़ाइम हो की गया सर। तकमील चाहता है जो इस मुल्क के खिलाफ हैं। तो खुदा के लिए अली सर अमीन आपका गंडापुर पॉइंट को आ भी गया सर। समझाएं, उस पर मैं खैर आगे आके बात करता हूँ। तो ये मेरा तो इस पे ये है। सर आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। उज़मा कारदार साहिबा, सबसे पहले तो आपको मुबारक के सूबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बनी। और दूसरा ये बताइए कि स्पीकर साहब ने तो बड़ी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया कौमी असम्बली में, क्या कहिएगा? जी बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल ये एक तारीख रकम की गई है और ये एक जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये बड़ी एक खुद एतमादी की बात है और उनकी एक मजबूती जो है इससे इंश्योर होती है कि एक खातून जो हैं वो इतनी एक की पोजीशन में आई हैं। क्योंकि हमारे माशरे में जो 50% पॉपुलेशन है वो अभी भी बहुत कमज़ोर तबका है और उनको हर तरीके से पीछे रखा जाता है। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो जितना मैं मरियम नवाज साहिबा को जानती हूँ वो इतनी फोकस्ड हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, उनको डिलीवरी चाहिए होती है और जब वो किसी चीज़ का तहैया कर लेती हैं तो फिर कोई चीज़ उनके रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकती है। तो अब बेहतरीन सूबा आपको बना के वो इंशाअल्लाह दिखाएंगी। आपने नेशनल असेंबली के हवाले से मुझसे पूछा। देखिए बात सर ये है कि एक ज़माने में ये सुन्नी इत्तेहाद ही अब इनको कहेंगे क्योंकि यही इनका नाम है, ये एक सियासी जमात थी और इनके रवैये जो थे आप कह सकते हैं सियासी थे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जमात जो है पटड़ी से उतर गई, ये इंतशार की तरफ चल पड़े, ये रियासत में हमले की तरफ चल पड़े, इन्होंने हथियार उठा लिए और फिर वो जो एक जमहूरी इक़्तिदार थी उनको छोड़ के ये एक जत्था बन गया। अब इनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो आप इसका मुजाहरा जो है असेंबलियों के अंदर भी कर रहे हैं।
इनको कोई पता नहीं है कि वहां पे किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन अच्छी चीज होती है जमहूरियत के लिए। आप आए, बैठें, मशवरे दें, किस तरह से आपने पब्लिक इश्यूज को आपने हल करना है, किस तरह से मुल्क को आगे लेके जाना है। इतना हमें चैलेंजेस हैं मुआशी तौर पे, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। इनको तो रत्ती भर परवाह नहीं कि पाकिस्तान का इमेज ये किस तरह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब आप देखें कि यहाँ बैठ के IMF को खत लिख रहे हैं, इनका क्या लेना देना है IMF के साथ? एक सियासी जमात का क्या लेना देना है? ये तो स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है IMF का। बस ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का भट्ठा बैठ जाए, अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। यही इनकी लॉजिक ही है। लेकिन ये बात नहीं चलेगी। ये इंतशार जो है ना ये बाहर चलेगा ना ये अंदर चलेगा। रियासत को चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई है ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अब इकट्ठे बैठ के आगे बढ़ने की बात करनी लाजिम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपकी गुफ्तगू ये इलेक्शन के हवाले से मैं सुन रही थी। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगी। ये जो वावेला मचाया हुआ है, 2018 में कितनी पिटिशंस ECP में आई थी? तकरीबन 299 धांधली के मुतालिक। 2024 में कितनी पिटिशंस डाली गई? सिर्फ 87। और उन 87 में से भी 22 हैं जो सिर्फ नेशनल असेंबली की हैं, जहां पे, और उन 22 में से 10 KP की हैं। और ये जनाब शोर जो मचा रहे हैं कि हमारी तो 180 सीटें थी, ये तो ले गए, हम तो लुट गए, हम तो मर गए। अरे भाई, फिर आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? कुछ सबूत लेके वहां चले जाते तो आपकी सुनवाई भी हो जाती। आपका पॉइंट आ गया। ढोरा पीटने से तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बतूल राजपूत साहिबा, सवाल ये है कि जमहूरियत में जब भी इलेक्शन होंगे तो उस पर एतराज, हारने वाला एतराज रखेगा। बाहर सूरत उसने अपनी आवाम को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इंटैक्ट रखना है। लेकिन अब प्रोसेस आगे चल रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो चुके, लेकिन तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही तहरीक इंसाफ की, या अब उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। ये भी एक बड़ी अजीब कन्फ्यूजन सी है। बहरहाल उनकी तरफ से कोई तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही। कैसे देख रही है सारे सिनेरियो को? देखिए, जहां तक इलेक्शंस की बात है तो इलेक्शंस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है और उनके जवाब बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए उस पर भी अगर वो क्वेश्चनेबल थे तो कभी ट्रांसपेरेंसी से ऐसी तहकीकात नहीं हो सकी जिनको आप आगे मिसाल के तौर पे प्रेजेंट कर सकें। चाहे वो 2013 के बाद का जुडिशरी कमीशन हो, चाहे वो 2018 के बाद के कुछ से पहले की हल्के खुलवाने की डिमांड हो, वो हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहा। और ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि बड़े नए नए सिस्टम्स, EVM और फिर नादरा की कोशिशों से, फिर प्राइवेट कंपनी की कोशिशों से जो भी इलेक्शन करवाने के सिस्टम मुतारिफ करवाए गए, उस पर भी इदारों का, अवाम का और मीडिया का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कोई एक फैक्टर नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शंस पे सवाल उठता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जब तक जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो उनको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद नहीं होते। जब उनकी इक़्तिदार ख़त्म होने में चंद माह रह जाते हैं तो वो कमेटियां भी बना लेते हैं और वो बात अधूरी रह जाती है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बट द पॉइंट इज कि इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पे हमेशा सवाल था और सवाल रहेगा। इवन हम अपने नेबरहुड से भी नहीं सीखते। हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, जुडिशरी, इलेक्टोरल सिस्टम्स, वो मशीनें जिनको पाकिस्तान मुतारिफ करवाना चाहता था और फिर नहीं करवाया, तो ये बहुत सारी मिसालें हैं जो हम अपने सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि मुस्तकिल कभी पॉलिसी और रिफॉर्म्स पे काम ही नहीं किया तो इसलिए हमें उसका जवाब नहीं मिला। बाकी आप ये कह रहे हैं कि अब सिस्टम चूंकि आगे बढ़, काशिफ यही तो बदकिस्मती है कि हम एक मसले से बाहर निकलते नहीं है, वो मसला कंक्लूड होता नहीं है और एक और मसला आ जाता है और पहले मसले को एड्रेस है, चाहे वो इलेक्शन की करेंसी है, चाहे वो IMF है या किसी पॉलिटिकल जमात का पॉलिटिकल सिस्टम से वाइप आउट होना है, चाहे वो बतूल इस पे बिल्कुल ये IMF के मामले के ऊपर मैं बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करूंगा। ये बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़्मा कारदार साहिबा,
कल कायदे ऐवान वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी भी फाइनल होने हैं और ऐवान सदर के नए मकीन सदर पाकिस्तान जो नए होंगे उनके कागजात नामजदगी भी जमा होने हैं। आपके पास नंबर तो पूरे हैं और आज नंबर शो भी हो गए कि 199 197 है। गो के फजल रहमान साहब ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। आज नवाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकात हुई है, क्या नवाज शरीफ साहब ने उन्हें राजी कर लिया है? जी, मुलाकात हुई है, खुश आइन बात है। सबको इकट्ठे लेके चलना जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलके बैठें और मुल्क के मसाइल जो हैं उनको हल करें। और आपको पता है हुकूमत बनाने के लिए तो सिर्फ 169 चाहिए और हमारे पास तो उससे बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि छोटी जमातें वो आए हमारे साथ बैठें। हम नहीं चाहते कि किसी को भी हम अलहदा करें या उनको ये फीलिंग हो कि जी वो हम उनको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। जो ना बैठना चाहे, जो ना बात करना चाहे, वो अलहदा बात है, लेकिन हमारे लिए इस वक्त रेड लाइन पाकिस्तान है और पाकिस्तान को की जमहूरियत को डिरेल होने से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बचाया है। और बड़े मुश्किल फैसले हैं, बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, कोई आसानी नहीं है इसमें, कोई इसमें उस तरह से कोई खुशी नहीं है कि जी हमें हुकूमत मिल रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सदर का भी इंतखाब होगा, वजीर आजम का भी इंतखाब होगा और पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत के रास्ते में अब चल पड़ा है। जी ठीक। नदीम कुरैशी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के पास उमर अयूब साहब गए थे, वोट की हिमायत लेने में कामयाब हुए या नहीं? मैं गुजारिश तो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, अभी उसका करदार साहब ने भी कहा और उससे पहले डॉक्टर इरफान अशरफ साहब ने भी फरमाया, मैं इस तासुर को कतन गलत करार देता हूँ। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, ज़हनी इख्तिलाफ हो सकता है कि जी हम तो गैर जमहूरी लोग हैं, हमने असला उठाया हुआ है खुदा न खास्ता। भाई ये इदारे हमारे इदारे, आपने देखा कि कितना प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने अपने वोट से उस सारे प्रोपेगेंडे को और इस सारे ये जो इक़्तिदार के धूपों की नौटंकी इकट्ठी हुई है उसको पैक कर दिया। हमें किसी से ना हुक्मुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना हमें किसी से तारीफ और तौसीफ सुननी अपने मुखालिफ से। हमें तो अपने मुखालिफ का रवैया देखकर और तकवीत मिली है कि इनको वो कुछ करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे इंतखाबात हुए कि जहां कैंडिडेट्स के पास अब प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर की तरफ से आरओज की तरफ से जारी किए गए फॉर्म 45 मौजूद है और इनको जाली 547 बनाना पड़ा। हम तो समझते थे शायद पाकिस्तान 1947 में आजाद हो गया, हमें तो पता चला है कि पाकिस्तान अभी भी 47 के चक्कर में ही है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान अब दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बड़े बहादुर, बड़े मुहिब वतन है। पाकिस्तान के तमाम इदारे मुहिब वतन और मजबूत है। हम इंशाल्लाह एक बार फिर साबित करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के असल वारिस वो लोग हैं जिनका सियासत पेशा नहीं, सियासत मिशन है। हम इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ मासवाए 2-3 जमातों को छोड़कर जिन्होंने अपने लिए इसको एक समझ लें एक उसूल मुरतब कर लिया, इसको उसूल समझ लिया कि उन्होंने इक़्तिदार में रहना है तो पाकिस्तान में रहना है, इक़्तिदार से बाहर जाना है तो फिर बीमार हो जाना है, फिर प्लेटलेट्स डाउन हो जाने हैं, फिर किसी को बैकबोन का प्रॉब्लम होना है, किसी को नर्वस सिस्टम किसी का ब्रेक हो जाना और उन्होंने लंदन जाकर और बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाने हैं। मौलाना फजल रहमान हो या तमाम सियासी ताकतें हो, वो लोग जो सही मानों में डेमोक्रेटिक माइंड रखते हैं, वो नहीं जो जमहूरियत की आड़ में बदतरीन आमियत रखते हैं अपने ज़हन में, वो नहीं जो वोट की बजाय नोट को इज्जत देते हैं, वो नहीं जो जमहूरियत की बजाय फ्रॉड को इंतकाम समझते हैं। हम हर शख्स से बात करेंगे और आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम असेंबलीज में अपना रोल प्ले किया। हालांकि हमें सिंध असेंबली से बिलखुसूस व्हाइट वॉश किया गया एक साजिश के जरिए, और ये बातें जुबानी जमा खर्च से खत्म नहीं होंगी। जिस नौजवान ने अपना वोट कास्ट किया है वो इस बात को नहीं भूला कि मैंने वोट तो दिया है तहरीक इंसाफ को और जीत गया वहां से पीटीएम प्लस का मेंबर, वो ये बात जरूर रखेगा यार। बिलावल भुट्टो जरदारी तो फरमाया करते थे एक माह पहले कि इस मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है। अब बिलावल साहब ने अब्बा हजूर बनवा लिया सदर पाकिस्तान,
बनवाने से बुरा उल्ट कर दिया, और अपने वालिद से बड़ी उम्र के जी शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा में वो सर झुकाकर पहले की तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। तो लोगों को ये सारी शोबेबाजियां, ये चालबाजियां नजर आ रही हैं। और मैं उन तमाम इंटेलेक्चुअल से, उन तमाम एनालिस्ट से गुजारिश करूंगा कि हुजूर, आपने 9 मई के बाद अभी तक जितना जोर लगाया था लगा दिया। अब ये जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, पाकिस्तान के किसी इदारे से, किसी फर्द से टकराव की पॉलिसी को आप करवाना चाहते हैं, ये नाकाम होगी। ठीक हो गया, हमें हर सूरत ठीक हो गया कुरैशी साहब, आपको सबका पॉइंट आ एहतराम गया करना है। सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। बतूल राजपूत साहिबा, वजीर आजम का इंतखाब भी होने जा रहा है, सदर का भी, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा। सवाल ये है कि जब आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे अपने ख़ानदान के लोगों को लेके आएंगे तो एक सर्टन फैक्शन जो है उसके मौक़िफ़ को हिमायत तो मिलेगी पब्लिक में। क्या आप समझती है बात दुरुस्त है? अब सॉरी, आपका सवाल नहीं समझ पाई कि किस सर्टेन फैक्शन को किस सर्टेन फैक्शन की बात मेरा देखिए, तहरीक इंसाफ तो यही कहती है ना कि वो मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ थी या इन सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थी। अब इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, लेकिन हर बड़े ओहदे पे उस ख़ानदान के मेंबर ने ही बैठना है, किसी और पॉलिटिकल वर्कर की कोई जगह नहीं है। तो आवाम को एक डिसहार्डनेस तो होती है। जी जी बिल्कुल काशिफ, और चाहे हम वो डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें जो पाकिस्तान बनने के बाद लिखे गए, तो पहले 22 खानदान होते थे, अब वो श्रिंक होके फिर 11 खानदान हो गए। अब आपको 3-4 ऐसे खानदान नजर आते हैं जो ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन और उसमें भी रिश्तेदारियां, जैसे परवेज खटक साहब की फॉर एग्जांपल पूरे पूरे खानदान भर्ती करवाए गए थे। फजलुर रहमान साहब ने पूरे पूरे खानदान इनकी भर्ती थे, असम्बलियों में, बाकी इदारों में। मीडिया कभी रिपोर्ट नहीं करता था क्योंकि कभी हमने उन स्टोरीज को उतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन अभी आप नून लीग की बात करें तो मैं तो ये जाती तौर पे समझती हूँ कि व्हेन इट केम टू परफॉर्मेंस, तो एटलीस्ट हमजा साहब का मरियम नवाज साहिबा से एक्सपीरियंस ज्यादा था हल्के की सियासत का भी। ऑल्दो पंजाब उनके होते हुए भी उनका वोटर, उनसे उनका नजरियाती वोटर भी उनकी परफॉर्मेंस पे नाराज हुआ था। लेकिन देखिए, अब मरियम नवाज साहिबा का कुछ ना हल्के की सियासत का एक्सपीरियंस है, वो क्राउड पुलर है, उनको बोलना आता है बहुत अच्छा, लेकिन क्या वो वाकई सियासत का की एसेंस समझती हैं? मेरा ख्याल है उसका जवाब नफी में होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपने फादर से, जिसकी वजह से वो बेहतर डिसीजंस प्रॉबेबली कर पाएगा। कि चौधरी निसार से लेके साद रफीक हो या मिफ्ता इस्माइल हो, खाकान अब्बासी हो और लोग हों, उन्होंने इस बात को डाइजेस्ट नहीं किया कि चीफ ऑर्गेनाइजर वो हो जिनका सियासी तजुर्बा उनसे बहुत कम हो। चौधरी निसार साहब बाकायदा इस बात पे नाराज हुए थे। तो नून लीग में ये बात बहुत वाज़ेह है कि मरियम नवाज के सियासी करियर के लिए नवाज शरीफ ने अपने वज़ीर आज़म बनने को भी कुर्बान किया। ऑल्दो ये भी सच है कि वो 2/3 मेजॉरिटी मिलके वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, लेकिन फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी एडजस्ट करना था, उन्होंने मरियम नवाज को भी एडजस्ट करना था, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी को ज़्यादा स्पेस दी। लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन मैं आपको काशिफ ये कह दूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया में बड़े ममालिक में, इवन बरतानिया में, दूसरे ममालिक में भी जो बड़े सियासी खानदान होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके बच्चे या उनकी औलाद या उनके रिश्तेदार ये सियासी तौर पे ज़्यादा नुमाया हो। ये ऐसा ही है। लेकिन वोटर का कंसर्न ये होता है कि आपको परफॉर्मेंस या कारकर्दगी कितनी देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा क्या शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मैच कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हलफबर्दारी पे ही बहुत लंबी तकरीर कर दी थी और बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन करेंगी कैसे, वो ये करेंगी कैसे, ये उन्होंने उस वक्त भी नहीं बताया था। तो इस वक्त चाहे बिलावल नए लीडर उभर रहे हों या मरियम हो और हो, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमें होमवर्क भी बताए, वो हमें मसाइल का हल और रिफॉर्म्स बताए। क्योंकि आप जितने मर्जी 30 मारखान बन जाए, अगर आप गवर्नमेंट में आ गए तो जाना तो आपने IMF के पास ही है। तो वो आपको आपकी असल स्ट्रेटजी या आपको असल स्ट्रेंथ आपकी ये बताएगा जब आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप अंदरूनी तौर पर मुल्क में क्या करें। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लीडर वोटर को परफॉर्म करके दिखा रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, वो चाहे किसी का दामाद है, बहू है, बेटी है, वोटर को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने खानदान के लोगों को यहूदों पे लगाई जा रहे हैं और आप काम भी नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ पेन फॉर द वोटर। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि ऐसा ही है, नजरियाती लोगों को इग्नोर करती हैं पार्टीज, जैसे हमने PTI में देखा।
और पीटीआई में उन लोगों को लगा दिया जो इमरान खान के बाकायदा उनकी बैकबाइटिंग करते थे, उनके खिलाफ जर्नलिस्ट के साथ बैठ के स्ट्रेटजीज बनाते थे, उनकी जड़ें काटते थे। हम में से बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है, अब वो पीटीआई में ही बड़े बड़े ओहदों में है और इमरान खान जेल में बैठ के उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो सियासी जमातों के अंदर की पॉलिटिक्स होती है वो भी बड़ी खतरनाक साबित होती है कि कौन पार्टी में ग्रो कर सकेगा या नहीं। ऑल्दो मिफ्ताह इस्माइल साहब पहले जब 16 माह की पीडीपी गवर्नमेंट थी तो बड़े प्रोफेशनली डील कर रहे थे आईएमएफ के साथ, लेकिन चूंकि उनके के दरमियान एक फ्रिक्शन थी तो उन्हें जाना पड़ा। तो ये ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि पार्टीज में जी ठीक है बतूल, वो आप बिल्कुल बिल्कुल बतूल, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, डॉक्टर साहब, सर शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सदर और वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, बड़े अच्छे नंबर है उनके पास, तनकीद तो बनती है ना सर, किसी और पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट क्यों नहीं है कि वो इन ओहदों पे बैठ सके? सर देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने हैं और डेफिनेटली ये इन्हीं लोगों की पार्टियां हैं। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, नून लीग में नवाज शरीफ फैमिली है। तो गो कि ये एक अलमिया है, मैं कभी भी इसकी हमायत नहीं करूंगा जो हमारे मुल्क में चल रहा है ये मामला, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आप इसका जायजा लें तो हमारे पास कोई एज ए थर्ड फोर्स पॉलिटिकल पार्टी उस लेवल की नहीं है जिसके पास इतना वोट बैंक हो जो इस लेवल पे काम कर सके। तो मेरा ख्याल है अगर वो एक जमहूरी प्रोसेस के तहत यही लोग आते हैं, बार बार आते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपके पास जमहूरी तरीके से कंपटीशन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई 5-10 साल का काम नहीं होता। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको 30-35-40 साल का सफर करना पड़ता है, तब जाके वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, अवाम का एतमाद हासिल करती है, जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक वो इंतखाबात में अपने पूरे मुल्क से कैंडिडेट खड़ी करती है, जीतती है, फिर हुकूमत बनाती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है। हम इसको अगर ये कहें कि जी ये जरदारी साहब भी ऐसे ही बन गए, तो ऐसे तो ये भी नहीं बन रहे ना। ये भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, लाखों लोगों का वोट इनको पड़ता है। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं, नवाज शरीफ लड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मैं देख रहा था और कल भी, कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह असेंबली में आए और बड़ा मतलब नजर आ रहा था कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि इस दफ़ा जो निज़ाम है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ और बेहतर हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। उन्होंने फिर खुद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने, शहबाज शरीफ को उन्होंने बनाने की बात की, पार्टी ज़ारा उनका वोट देगी, वो बन जाएंगे। तो इसी तरह आज वो मौलाना फजल रहमान के यहाँ गए। तो ये चीज़ें बड़ी एक पॉजिटिविटी का इशारा दे रही हैं कि कम से कम ठीक है, यही ख़ानदान है, यही लोग हैं, ये अलमिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन्हें अपने तजर्बात से, इन्हें अपनी माजी की गलतियों से लग ये रहा है कि कुछ सबक मिला है। और अब ये इनको भी समझ आ रही है कि पाकिस्तान जिस क्रिटिकल सिचुएशन में है, यहाँ अब आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। प्रोग्रेस अगर शहबाज शरीफ करते हैं, अगर मरियम नवाज करती है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनको इसके खिलाफ बात करेंगे, लाजिम बात है। दुरुस्त दुरुस्त। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़्मा कारदार साहिबा, पहले तो तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत लिख दिया, अब कुछ सेनेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं जी पाकिस्तान में धांधली हुई, उसके खदशात की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे कोई लॉबिंग फर्म हायर की हुई हो और वो चाह रहे हो कि इस मामले को इतना उलझाया जाए, इतना प्रेशर दिया जाए कि किसी किस्म की कोई बारगेन पोजीशन बन जाए बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान? क्या देख रही हैं? देखिए, बात सारी ये है कि ये तो एक सबको पता है कि इन्होंने वहाँ पे मीडिया फर्म्स हायर की हुई हैं, सोशल मीडिया की लॉबिंग के लिए फर्म्स हायर की हुई हैं, और इन्होंने ये बड़े अरसे से ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उकसा रहे हैं मुख्तलिफ कांग्रेसमैन को, मुख्तलिफ सेनेटर्स को, और उनसे कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और बल्कि वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट से वो बयान दिलवाने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं।
तो इनकी जो ये एब्सोल्युटली नॉट जो है ये एब्सोल्युटली यस अब हो चुकी है, क्योंकि हम मिलते तरले ये कर रहे हैं और अपने मुल्क को जाके बाहर के मुल्कों में बदनाम कर रहे हैं। IMF के साथ इनका क्या लेना देना था? इनका कोई लेना देना नहीं। ये सैबोटाज करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान में ये खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, कोई पाकिस्तान का कोई मुल्क मदद करने ना आए और ये बैठ के तालियां बजाएं। दूसरे मुझे जरा बात करने दें, मैंने बहुत सारी बातें आपसे जो सुनी। देखें, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जी आप समझते हैं कि जी मारूसी सियासत है। मैं जितना उनको जानती हूं वो इतनी मेहनती खातून है, उन्होंने ये अपना लोहा मनवाया है, उन्होंने बहुत सऊबतें बर्दाश्त की हैं, डेथ सेल में वो रही हैं, और जब वो आई एक गिरी हुई पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उसमें नई रूह फूंकी, और वो जो 21 अक्टूबर का जो जलसा था वो सारी उनकी मेहनत का आपको रिजल्ट नजर आया। और अब भी आप खुदारा ये इस तरह से बातें ना करें। मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खान अब्बासी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो ये वो बात नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को आप मौका दें तो आप देखेंगे आज उन्होंने कितना जबरदस्त एक ऑर्डर पास किया है कि सब ट्रांसफर, सब पोस्टिंग्स पे बैन लगा दिया है। ये गढ़ था करप्शन का बुज़दार की हुकूमत में, जहां पे उन्होंने करोड़ों रुपए जो थे वो रिश्वतों में उड़ाए पोस्टिंग और ट्रांसफर में। तो आप देखेंगे किस तरीके से वो उनकी रेड लाइन्स हैं और किस तरीके से वो सूबे को आगे लेके चलेंगी। आपको अंदाजा नहीं है, आपको मौका देना चाहिए। वो एक खातून है और वो बड़ी दिल जिगरे वाली खातून है। जी ठीक। नदीम कुरैशी साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सदर के उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं या कौन से नॉमिनेट कर दिए गए हैं? और ये IMF को खत लिख दिया आपने, तो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर तय हो गया, जैसे उस्मा कारदार साहबा ने कहा? सर देखिए, उस्मा कारदार साहबा ने बड़ी बातिल शिकन खिताब करने की कोशिश की, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि मैं इनके साथ रहा हूँ 4.5 साल असेंबली में। इन्होंने भी 3 इल्जाम लगाए। एक तो जी हमने बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ को डोपिंग फर्म आयद की हुई है। नंबर 2, मरियम नवाज साहबा ने जेल काटी, वो जेल में थी। और नंबर 3 जो है जी, मरियम नवाज साहबा बड़ी आयरन लेडी है भाई। ये जितनी जेल उन्होंने काटी उस दौरान तो ये उस्मा कारदार साहबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बेंचेस पर थी। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की थी तो ये 4.5 साल हमारी MPA क्यों रही? इन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीट से? यही हमारा आप देखिए, आप नदीम कुरैशी आप अपनी बात करें। आपने जो है ना ये पुराने अपने किस्से ना छेड़ें। आप अभी जो उसमें मैं आपसे रिस्पॉन्ड करवाऊंगा, उसमें नदीम साहब को बात करने दीजिए। बैरिस्टर गोहर जो है कहां से आए हैं? नदीम साहब को बात करने दीजिए। उस्मा साहिबा प्लीज, उस्मा साहिबा प्लीज, 2 हफ्ते पहले कहां बैठा हुआ था? उस्मा साहिबा प्लीज, नदीम साहब को बात तो करने दीजिए। भरे हुए आप लोगों के पास, चले नदीम साहब को बात तो करने दीजिए प्लीज। उस्मा साहिबा, उस्मा साहिबा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्हें बात तो करने दीजिए। देखिए, पहले भी मैं नजरियाती तौर बिल्कुल ठीक थी और अब भी मैं एक नजरियाती तौर पे यहाँ पे हूँ। आपकी बात आ गई उस्मा साहिबा, आपकी बात आ गई। नदीम साहब प्लीज। सर ये बताइएगा, प्रेसिडेंट के लिए कोई उम्मीदवार आपका फाइनल हो गया? सर आशिफ साहब, पहले गुजारिश करो, देखिए मैंने इनकी बात पूरी तवज्जो से सुनी है। इनका यही प्रॉब्लम है, जी प्लीज, ये हर जगह परिषद यही सलूक करवाती है। अभी मरियम नवाज ने नदीम साहब आप मुझसे बात कीजिए। सर आप मुझसे बात कीजिए नदीम साहब प्लीज। टाइम भी थोड़ा जरा मुझे सम अप भी करना है। जी प्लीज गो अहेड। आपसे ही बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा गैर अखलाकी जुर्म है कि किसी पाकिस्तान की मुहिब-ए-वतन जमात को ये कहना कि जिन्होंने लॉबीज हायर की हुई है इनका क्या ताल्लुक है IMF से? आपका पॉइंट आ गया सर। IMF ने जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़ी झूमती थी उनके नाम पर। मरियम उस्मा कारदार साहबा बड़े नारे लगाती थी उनके नाम पर, बड़े चिल्लाती थी उनके नाम पर, खुशियां मनाती थी उनके नाम पर। ये वक्त गुजर जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं। इंसान को इतना बदलिहाज नहीं होना चाहिए, ना इंसान की आंख से पानी इतना बढ़ जाना चाहिए कि वो मुझे अपने पास। काशिफ उसमें खुद उसने माना है ट्विटर स्पेस में कि हमने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, खुद वो माने अपनी ट्विटर स्पेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा नदीम साहब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार का नाम बता दीजिए सर, फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ भी जाना है प्लीज, अगर आपके पास है तो। हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो होंगे
वो एक पॉलिटिकल फेस होंगे, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होंगे, ना कि किसी ओके, LMG ओके, डन। के सरबराह होंगे। हमारा जो प्रेसिडेंट ओके, होगा ठीक हो वो गया, ठीक हो इंशाल्लाह गया। इमरान सर खान की आपको फैमिली से नहीं होगा। ओके, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर IMF को खत लिख दिया गया, अब कांग्रेसमैन भी कह रहे हैं कि इंतखाबात की बात करें। अमेरिकन कांग्रेसमैन का पाकिस्तान के इंतखाबात से क्या लेना देना सर, क्या कहिएगा? देखें जी, ये PTI का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक फेल है। आप इस मुल्क में 3.5 साल से जायद आपके पास दौरे इक़्तिदार रहा। अब आप इक़्तिदार से जाने के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इंतहाई गैर मुनासिब है। क्या 2018 में इमरान खान साहब की जितनी सीटें जीते थे, ये आज क्या नदीम कुरैशी साहब गारंटी से कह सकते हैं कि ये सारी की सारी ये जीते थे, किसी जगह धांधली नहीं हुई थी? मैं पर्सनली 100% रावलपिंडी के एक 100% हल्के डॉक्टर का साहब 100% कहता हूँ जामिन हूँ कि मैंने देखा है कि 100% वहाँ कहता हूँ धांधली से उस वक्त सर। के आमिर नदीम कियानी भाई को बात तो जितवाया गया। करने मैं दीजिए, इसका नदीम जिम्मेदार हूँ। भाई बात करने तो दीजिए अब सर। जी जी। गुजारिश डॉक्टर ये साहब है आप झूठ कि बोलेंगे ये तो इंतहाई डॉक्टर गैर कैसे जिम्मेदाराना हरकत है। लेकिन हम अगर आप झूठ ही बुलाना है ये अब आपने कहते हैं कि चेक जी दिखाना हम इन्हें क्यों कहते हैं कि इन्होंने लॉबी जाहिर की हुई है। ये खुद मानते हैं कि लॉबी जाहिर हुई है। बाहर जमाइमा खान गोल्डस्मिथ ऑपरेशन चला रही है। $2 ये लाख झूठ में डॉक्टर आदिल साहब राजा झूठ को है। खरीदा गया है, हैदर जरा महदी को बीमार हो जाएंगे, खरीदा गया। जरा झूठ बोले तो कि ये बीमार हो इंतहाई जाएंगे, गैर झूठ बोलने से आप जिम्मेदाराना, बीमार हो जाते हैं। गैर सियासी, गैर जमहूरी नदीम भाई बात तो तर्ज करने अमल दीजिए है सर। PTI का। और ठीक है, इंतहाई गैर ठीक जमहूरी ठीक। सियासी अमल है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और लेकिन मैं आपको ये भी आपका बताऊं पॉइंट आ कि गया डॉक्टर इससे साहब। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी और IMF की और ठीक। इंशाल्लाह पाकिस्तान की डील अच्छी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब इसमें आप भूख हड़ताल करते जी ठीक। भूख हड़ताल करते बतूल खाना साहिबा, पीना बंद करते बतूल साहिबा एहतजाज सिर्फ करते। ये बता दीजिए, डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब जरा प्रोग्राम कंक्लूड करने थे भाई। बतूल साहिबा ये फरमाइएगा कि IMF को जो खत लिखा और उसके बाद कांग्रेसमैन की तरफ से भी बातें आ रही हैं, ये हो क्या रहा है? मुल्क के सियासी इस्तेहकाम में के हवाले से मुल्क के अंदर बात करनी चाहिए, मुल्क के बाहर के इदारों के पास जाने की क्या मंतक है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए और इमरान खान को भी चाहिए। वो एक ज़माने में कहते थे कि TTP से बात कर लें, इंडिया से बात कर लें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN से बात करें ना करें। आपको ज़रूर उनसे एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप मुल्क के इदारों के साथ बातचीत ज़रूर करें। डिप्लोमेसी तो जंगों में होती है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब सिर्फ एक पार्टी के हेड होके ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। रवैया ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में वो अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाएगी। अभी तो उनको अपने नैरेटिव पे वोट पड़ गया है, परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा जी, और उन्हें किसी को कॉन्फिडेंस ये बड़ी वाली पड़ेगा बात है। लेजिस्लेशन के लिए और फिर कोई होगा, तो ये फिर उनको नुकसान होगा। मुझे लगता है कि ये एक गलत रविश है जिसका ना सिर्फ उन्हें नुकसान होगा, हो रहा है, और मुल्क को भी खुदा न खास्ता होगा। जी जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल राजपूत साहिबा आपका, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपका, नदीम कुरैशी साहब आपका, उज़मा कारदार साहिबा आपका। नाज़रीन, आज आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।